नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज इस नए ब्लॉग में मैं बात करूंगा कुछ समाचार पत्रों में आई कतरनों की। ये समाचार पत्रों की कतरनें आप सबने पढ़ी होंगी, लेकिन आपने उतना ध्यान नहीं दिया होगा। एक साधारण खबर मान के उसको छोड़ दिया होगा। मैं आज बात करना चाहूँगा अरुणाचल प्रदेश के समीप तवांग में चीनी सेना और भारतीय सेना के मध्य हुए टकराव की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चीन गाहे बगाहे ऐसा आचरण करता रहता है जिससे कि न सिर्फ हमारे देश को असहज स्थिति में आना पड़ता है, बल्कि LAC पर भी तनाव हो जाता है। चीन की निरंतर ऐसी कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। रोज ही हमारे सैनिक ऐसे घटनाओं से दो चार होते रहते हैं। आपकी बार तवांग में घटनाएं घटी तो इसमें हमारे भी सैनिक घायल हुए और सेना की ओर से बताया गया कि चीन की सेना के भी कुछ सैनिक घायल हुए। निस्संदेह रूप से सेना के बयान पे किसी को संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत भी विषम परिस्थिति में सेना हम सब लोगों की सीमा की रक्षा करती है। लेकिन चीन जिस तरह की हरकत कर रहा है और हम उसे बार बार हल्के में ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कोई पहली घटना नहीं है चीन की। लगातार वो इस प्रकार की कभी नक्शे में छेड़छाड़ करता रहता है और कभी LAC पर उकसावे की कार्रवाई करता है और कभी कभी जो अपने चरवाहे जाते हैं जो अपनी सीमा में ही, तो उनको वहाँ की जो फौज है चीन की PLA वो रोकती है। तो निश्चित तौर पर ये सरकार का दायित्व है कि केवल बात के जरिए नहीं और भी कड़ी कार्रवाई करें। केवल धक्का मुक्की ना हो सैनिकों, एक बार ऐसा कड़ा जवाब दिया जाए जो चीन की ये हरकतें बार बार रोकें। हालांकि अमेरिका ने भी चीन के इस कदम को दुर्भावनापूर्ण और उकसावे की कार्रवाई बताया है, लेकिन सदा याद रखिए कि जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिनमें खुद का बल नहीं होता है, तो उसका कोई भी मदद नहीं करता। यूक्रेन मामले में आपने देख लिया होगा, अमेरिका समेत तमाम नाटो देश दूर से वो कहते रहे, लेकिन किसी ने भी उस युद्ध में हाथ नहीं बटाया और यूक्रेन अभी भी बर्बाद हो रहा है। और ये जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश खुद को कहते हैं, ये केवल अपने हथियार बेचने में लगे हुए हैं। तो लिहाजा जब तक हम खुद ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि चीन को माकूल जवाब दिया जा सके और हो सके तो उसके साथ व्यापार में भी निर्भरता में कमी की जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो हम हैं बहुत सी चीज़ों के लिए चीन पर निर्भर हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि हमारी देश की सेना के जवान शहीद हों, घायल हों
और हम उसी देश से व्यापार भी जारी रखें। हालांकि अपना देश विश्व व्यापार संगठन के वायदे से बंधा हुआ है, लेकिन कम से कम ऐसा कोई तो उपाय हम कर ही सकते हैं जो हम अन्य देशों से वही माल खरीदें, भले ही वो माल हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा पड़े, कुछ महंगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम स्वदेशी ही खरीदें। ऐसी कोई निर्भरता न हो कि जो हमें किसी भी देश से मुँह ताकना पड़े। तमाम स्टार्टअप की बात होती है, तमाम उसकी बात होती है, तो हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर क्षेत्र में बनाया जाए, जो ऐसे किसी देश से जो कि विस्तारवादी है, चीन सरीखे विस्तारवादी को देश को जवाब देना ही होगा। सदन में इस समय 2-3 दिन से विपक्षी दल तमाम मामले पर बातचीत करना चाहते हैं और सरकार सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इस वार्ता को टाल रही। निश्चित तौर पर मेरा ये सरकार से अनुरोध रहेगा कि ठीक है, आप किसी कारणवश आप सदन में चर्चा नहीं करा सकते, लेकिन चूंकि जो विपक्षी दल हैं उनके मन में अगर कोई शंकाएं हैं तो आप ऐसा न करें कि आप पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने लगें और चीन से या अन्य देश के उसके लिए आप पुरानी सरकारों को दोषी ठहराने लगें। कम से कम आप जब सदन चलाने के लिए जिस प्रकार सर्वदलीय बैठक होती है, तो कुछ न हो तो कम से कम इन विपक्षी दलों के नेताओं को, जो लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो कम से कम उन्हें ही जानकारी दे दें। आखिर वो भी तो देश के नागरिक हैं, माननीय हैं, वो भी सदन के सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो क्यों नहीं उनको जानकारी दी जा सकती। कम से कम उन्हें भी जानकारी साझा करें कि आखिर क्या हुआ है। प्रधानमंत्री की यात्रा या अन्य शिष्टमंडल जाते हैं और क्या हुआ, इसकी जानकारी सदन में कई दिन से साझा नहीं की जाती है। मेरा तो ये सरकार से अनुरोध रहेगा कि वो कम से कम जनप्रतिनिधियों को तो जानकारी दे ही। वैसे तो पूरे देश को ये जानने का हक है कि कोई भी अपना प्रतिनिधिमंडल बाहर जा रहा है तो आखिर क्या बात हुई है, क्या कैसा रहा है। आखिर हमको इतनी यात्रा पे आप गए, वहाँ खर्च किया, आखिर देश को उसका क्या लाभ होने वाला है। तो इस प्रकार चीन के मुद्दे पर विपक्षी दलों को भी बेजा बहिष्कार के मुद्दे से बचना चाहिए, क्योंकि सत्ता दल जब असहज स्थिति में होता है तो वो निरंतर ये चाहता है कि सदन में बहस ना हो। अगर हो सके तो विपक्षी इस बात का विरोध ही कर दें और सदन से वॉकआउट हो जाए, तो वो बड़ा सहज स्थिति में सरकार आ जाती है। विपक्षी दलों को मेरा अनुरोध रहेगा कि निरंतर, आप देख रहे हैं करीब 8 सालों से कि सदन का समय जो बहस का निरंतर कम होता जाता, सदन निरंतर नहीं चल पा रहा है। और आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि सदन में विपक्ष की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। तो कम से कम सदन का जितना समय है वो आप लोग उपयोग करें और उस समय का जनहित में उपयोग करें। किसी भी मुद्दे पर बहिष्कार करना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। इससे तो सरकार को राहत मिलती है
और जनता का जो पैसा आप लोगों के जो सदन के रख रखाव या संचालन में खर्च हो रहा वो भी बेकार जाता है। तो दोनों पक्षों से मेरा अनुरोध रहेगा कि सरकार भी किसी बहस से भागे नहीं। कम से कम आखिर वो देश के जनप्रतिनिधि हैं। ठीक है, आप संख्या बल के आधार पर आप बहुमत में बैठे, ठीक है, लेकिन आखिर वो लोग भी तो चुनकर आए हैं। भले ही संख्या बल उनका कम हो, कम से कम सदन में ना सही, हो सकता है कि कोई सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ परेशानी हो चर्चा में, तो आखिर उन नेताओं को जैसे सर्वदलीय बैठक आप बुलाते हैं तो उनको तो जानकारी ऐसी दी ही जा सकती है। इसमें क्या आफत है? आखिर वो भी जिस शपथ से आप बंधे हुए हैं उसी शपथ से जो भी सदन में आने वाला सदस्य होता है वो भी उस शपथ से बंधा रहता है, वो भी संविधान की शपथ लेता है। आखिर उनको बताने में आफत क्या? इसी प्रकार कानपुर देहात में पुलिस की एक निर्मम कारतूस सामने आई। पुलिस ने हिरासत में लिए गए एक युवक को, जो कि व्यापारी भी था, और पीड़ित पक्ष का सगा भतीजा, उसको पीट पीट के मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये बात क्लियर हो गई है कि उन्हें रस्सी से बांधकर खींचा गया था। ऐसे पोस्टमार्टम के बाद तमाम ये बात साबित हुई है। हालांकि सरकार ने 11 लोगों को निलंबित किया है जो घटना में पुलिसकर्मी हैं, और 5 लोगों पर हत्या का केस भी दर्ज हुआ है, जिसमें कि शिवली मैथा के चौकी इंचार्ज, रनिया के एसओ और जो एसओजी टीम है उसके भी कुछ सदस्य, और वो डॉक्टर जिसने कि मृतक रूप में भारती बलवंत को बिल्कुल। कितना निर्मम कृत्य है पुलिस का कि उनकी मौत हिरासत के दौरान ही पीटने से हो गई थी। इसके बावजूद उन्होंने उसे अस्पताल में दाखिल कराने का प्रयास किया तो एक डॉक्टर तो छुट्टी पे चले गए, लेकिन दूसरे डॉक्टर ने उनको भर्ती कर लिया, और आरोप है कि मृत अवस्था में उनको विग्घ लगाई, ऐसा परिजनों का कहना है। परिजन जब गए और जो उनके चाचा हैं जिनके साथ लूटपाट की घटना हुई थी, करीब 4 लाख की लूटपाट की बात थी, उसी मामले में जब उनके भतीजे को उठाया गया, जो खुद भी एक चोकर व्यवसायी है और अपना माल लेके पिकअप से घर वापस लौट रहा था, तो उसे पकड़ लिया। तो उनने जो प्रभावित पक्ष हैं, चंद्रभान सिंह, जिनका कि भतीजा था बलवंत सिंह, चंद्रभान सिंह ने खुद मतलब पुलिस में ये जाके कहा कि अरे आपने इनको क्यों उठा लिया। तो लिहाजा इस बात पे भी पुलिस ने कोई गौर नहीं किया, और ये हो गई। तो जो पुलिस है, जो अपने को मित्र पुलिस बताती है और जनता से जुड़ाव का तमाम वादा करती है, त्याग समर्पण और यानी किस किस की बात करती है, उसका रवैया अभी भी ऐसा लगता है ब्रिटिश कालीन है। वो जनता को कीड़ा मकोड़ा समझती है। जो मूल उनका काम है कानून व्यवस्था का, उस तरफ नहीं। अधिकांश जो पुलिस का है, पुलिस सुधार के कई नियम कानून हैं जो वो अभी भी ब्रिटिश कालीन हैं। जिस तरह से अंग्रेज लोग
अंग्रेजों की सत्ता में हम लोगों के साथ जो गुलाम थे देश, जैसी कार्रवाई होती थी, आज भी पुलिस उसी मानसिकता से काम कर रही है। सभी लोगों को चाहिए कि कम से कम पुलिस में सुधार करें। बहुत दिन से एक लंबे सुधार पड़े हुए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी पुलिस सुधार में बदलाव करने, कुछ उनमें एक याचिका पर आई थी पुलिस सुधार के संबंध में। इस याचिका पे भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन दुख की बात है सत्ताधीश खुद नहीं चाहते हैं कि पुलिस उनके हाथ से बाहर जाए। आखिर उनका मूल कर्तव्य नहीं किया जा रहा और वो सत्ता दल की चिरौरी करते हैं। निलंबन और ये मुकदमा लिखना कोई दंड नहीं होता, मेरा ऐसा मानना। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जनता के आक्रोश को कम करने के लिए जो ये होते हैं विभाग, ऐसी निलंबन की कार्रवाई कर देते हैं और थोड़े दिन बाद आप देखिएगा कि यही जो निलंबित लोग हैं ये बिना कोई निर्णय, और पीड़ित पक्ष तो वो जान से भी चले गए, मुकदमा भी चलता रहेगा और उसी बीच वो लोग अपनी ड्यूटी पर भी धीरे से बहाल कर दिए जाए। तीसरा एक मनोरंजक उदाहरण है इस समय, जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र से है। इस समय शहडोल जिलों के व्यवहारी तहसील एक आश्रम वहाँ बना है शक्तिपत्र महाराज जी का, मऊ गांव के जरूर। तो उनका और दतिया के समीप जो प्रसिद्ध पंडोखर धाम सरकार है, जो कि हनुमान जी का वहाँ प्रसिद्ध मंदिर है, तो उनके जो खुद को महंत बताते हैं गुरशरण शर्मा जी, तो उनके मध्य एक विवाद चल रहा। उस विवाद में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और उसकी जैसी भाषा है, पंडोखर धाम सरकार की महंत की, तो उसकी सराहना नहीं की जा सकती। जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप हैं, कम से कम भाषाई मर्यादा तो होना चाहिए। आप देवी देवताओं को अपने जूतों में पालिश करने वाले बताते हैं। किस तरह के आप आध्यात्मिक हैं? ठीक है कि आप भगवान महावीर यानी कि बजरंगबली जी के सेवक हैं, तो बजरंगबली तो खुद को सब लोगों का दास कहते हैं, प्रभु का दास कहते हैं, जगत जननी का दास कहते हैं। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जिसे हम सब के देवता हमारे आराध्य बजरंगबली ने खुद को दास कहा और उनके ही अनुयायी बताने वाले, सेवा करने वाले महंत जी ने उन्हें बूट पालिश कहने वाली, किस तरह की ये भाषा है? आखिर आध्यात्मिक क्षेत्र में ये हो क्या रहा? अध्यात्म का तो क्षेत्र शांति और मार्गदर्शन वाला क्षेत्र होता है, लेकिन आज ये देखा गया है कि आप किस प्रकार भोली वाली जनता को छल रहे हैं, उनके साथ छल हो रहा है। कई भगवान कहने वाले और कई साधु संत किस प्रकार पतित हुए हैं, ये हम सभी ने देखा है। और अच्छा रहे कि इसकी आवाज़ आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग ही उठाएं। शक्तिपत्र महाराज जी ने ये जो आवाज़ उठाई है, बागेश्वर धाम भी इससे सरकार का उनका भी जुड़ा है। हालांकि उन्होंने अपने जो कमियां थी उसमें सुधार किया है। पंडोखर धाम में भी
जिस प्रकार से भोली भाली जनता को तंत्र मंत्र के नाम से लूटा जा रहा है, निश्चित तौर पर वो गलत है और जनता के साथ सरासर उनकी आस्था के साथ धोखा किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से भी ये निवेदन रहेगा कि निश्चित तौर पर वो मठ मंदिर है, अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें, लेकिन अगर किसी की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है तो पुलिस उसमें घुसे और निष्पक्ष जांच करे। अगर दोषी हों तो उन्हें भी वही रास्ता दिखाया जाए जो एक अपराधी को दिखाया जाता है। हालांकि क्योंकि उन्होंने न सिर्फ भोली भाली जनता को छला है, पर सनातन संस्कृत को भी बर्बाद करने का प्रयास किया है। आज इस ब्लॉग में, हालांकि ब्लॉग ये काफ़ी बड़ा हो गया है मेरे ख्याल से, हम चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर इस ब्लॉग को देखें और निश्चित तौर पर अगर आपको कुछ कमियां प्रतीत होती हैं तो निसंकोच रूप से आप कमेंट बॉक्स में जाके और हमें बताएं, जिससे कि हम अपने कमियां जोड़ सकें और ज़रा आप सहयोग भी करते रहें। सहयोग मेरा मतलब है कि रुपए पैसे से नहीं, आप केवल इसमें कमेंट करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं। कम से कम हमारी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो जाएगी और हम अपनी बात को अच्छे से आम जनता तक पहुंचा सकेंगे, जिन सब के लिए ये चल रहा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय माता की।